हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हमारी यूपी टेट जूनियर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम साइंस के 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ इससे पहले प्रश्न पत्र में और दूसरे विषय के प्रश्न थे। हमारा साइंस का जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 106 से शुरू होता है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अभिलंब रूप से कार्य करने वाला 1 न्यूटन बल के लिए दाब होगा। ये 1 मीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों, दाब के लिए फॉर्मूला क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो हमारा बल कितना दिया है? 1 न्यूटन का बल है और क्षेत्रफल कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो ये भी 1 हो गया। तो हमारा दाब कितना आ जाएगा? 1 पास्कल, क्योंकि दाब का यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 पास्कल। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? ऑप्शन ए 10⁻7, ऑप्शन बी 10⁻6, ऑप्शन सी 10⁻3, ऑप्शन डी 10⁻2। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10⁻7 होता है। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10⁻7। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी मशीन पर यांत्रिकीय कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल कहलाता है? ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी प्रयास, ऑप्शन सी निर्गम, ऑप्शन डी दक्षता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रयास। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी चुंबक पत्थर, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चुंबक पत्थर। चुंबक पत्थर जो है प्रकृतिजन्य चुंबक का उदाहरण है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य करने का सामर्थ्य कहलाता है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी ऊष्मा। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। कार्य करने का सामर्थ्य क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है? ऑप्शन ए आसुत जल, ऑप्शन बी खनिज जल, ऑप्शन सी झरने का जल या ऑप्शन डी उबला हुआ जल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आसुत जल। आसुत जल किसे कहते हैं? आसुत जल वह जल है जिसकी अनेक अशुद्धियों को आसवन के माध्यम से हटा दिया गया हो। आसवन में पानी उबालकर उसकी भाप को एक साफ कंटेनर में क्या किया जाता है? संघनित किया जाता है। उसे हम आसुत जल कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
किस पद्धति द्वारा एक विलयन से विलेय प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए अवसादन, ऑप्शन बी निस्तारण, ऑप्शन सी आसवन, ऑप्शन डी वाष्पन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाष्पन द्वारा विलायक वाष्पित हो जाते हैं तथा विलेय पदार्थ शेष बच जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जल जनित रोग क्या है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी टिटनेस, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी मलेरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइटिस, जिसमें क्या प्रभावित होता है? यकृत। ये भी पूछता है कि किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये यकृत को प्रभावित करता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, क्वार्टर्स के अवयव हैं सिलिकॉन तथा ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। क्वार्टर्स जो है किसके अवयव हैं? सिलिकॉन और ऑक्सीजन के। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सीएनजी, ऑप्शन सी एलपीजी, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोयला। दोस्तों कोयले के जलने पर वायुमंडल में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स मुक्त होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश है? ऑप्शन ए दलपुंज, ऑप्शन बी बाह्यदल, ऑप्शन सी दल यानी पेटल, ऑप्शन डी पुष्प वृत्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दल यानी कि पेटल। दल फूल का सबसे चमकीला व आकर्षक अंश होता है। कीट उसकी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं, जिससे किसी दूसरे पुष्प का परागकण उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कालरा रोग होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन बी वायरस द्वारा, ऑप्शन सी कीटों द्वारा, ऑप्शन डी टॉक्सिन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया द्वारा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंडा उत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए तंतुओं का, ऑप्शन बी प्रोटीन का, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का, या ऑप्शन डी वसा का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन का। अंडा जो है प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है। अंडे में लगभग सारे आवश्यक क्या होते हैं? अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसका प्रोटीन उच्च कोटि का होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी तना,
या ऑप्शन डी मूल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किससे, जूट के किससे, तने से प्राप्त किया जाता है। पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त किया जाता है, तो तने से। जूट जो है वो कोटोलेरिया जुन्सिया पौधे, कौन सा, कोटोलेरिया, कोटोलेरिया जुन्सिया, जुन्सिया पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। और यह क्या होता है, बास्ट फाइबर यानी फ्लोएम तंतु है। क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बास्ट फाइबर यानी कि क्या है, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु। तो ये याद रखिएगा कि किसके तने से, पौधे का नाम क्या है, जूट का जो पौधे का नाम है कोटोलेरिया जुन्सिया पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। और यह बास्ट फाइबर यानी फ्लोएम तंतु है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है। ऑप्शन ए दालों के रूप में, ऑप्शन बी अनाजों के रूप में, ऑप्शन सी सब्जियों के रूप में, या ऑप्शन डी फलों के रूप में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाजों के रूप में। चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 120 के बाद 136 आ गया है। बीच में जो प्रश्न है वो मैथ्स के दिए हुए हैं। मैथ और साइंस का मिक्स प्रश्न देता है, मिक्स क्वेश्चन देता है। तो इसलिए बीच में अगर कोई सीरियल नंबर छूट रहा है तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं भूल गई हूँ पीडीएफ में लिखना। लेकिन बस ये है कि वो क्वेश्चन किसके थे, मैथ्स के थे, इसलिए उसको हटा दिया गया क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो साइंस का है। तो चलिए हम अपने 136 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल का यसाई मात्रक है, कौन सा है। ऑप्शन ए मिलीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ऑप्शन बी सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन डी किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एसआई मात्रक बताना था। ये सारे क्षेत्रफल के मात्रक हैं लेकिन एसआई यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। ऑप्शन ए द्रव की मात्रा, ऑप्शन बी प्रकाश तरंगों की लंबाई, ऑप्शन सी केबलों की लंबाई, ऑप्शन डी जहाज़ों की चाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश तरंगों की लंबाई को मापता है क्या, एंगस्ट्रॉम। द्रव की मात्रा किस में ली जाती है, लीटर में मापी जाती है। केबलों की लंबाई भी मीटर में, और जहाज़ों की चाल किस में मापी जाती है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंघी के कागज़ के छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का कारण है। ऑप्शन ए घर्षण जनित बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्वीय बल, या ऑप्शन डी स्थिर वैद्युतीय बल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर डी, स्थिर वैद्युतीय बल की वजह से क्या होता है, कंघी के कागज के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बल को मापा जा सकता है। ऑप्शन ए, स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन बी, थर्मामीटर द्वारा, ऑप्शन सी, कैलोरीमीटर द्वारा, या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा क्या किया जाता है, बल को मापा जा सकता है। थर्मामीटर द्वारा क्या करते हैं, तापमान को मापा जाता है, जबकि कैलोरीमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, ऊर्जा का मापन किया जाता है। किससे, कैलोरीमीटर के द्वारा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए, तेल का प्रयोग कर, ऑप्शन बी, सतहों पर नमी द्वारा, ऑप्शन सी, खुरदुरी सतहों द्वारा, ऑप्शन डी, इन सभी के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुरदरी सतहों के द्वारा घर्षण क्या होता है, बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं आसानी से। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है। ऑप्शन ए, दूध, ऑप्शन बी, शहद, ऑप्शन सी, अल्कोहल, या ऑप्शन डी, तेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेल। जल में क्या नहीं घुलेगा, तेल नहीं घुलेगा। दोस्तों जल एक क्या है, ध्रुवीय विलायक है। उसमें केवल ध्रुवीय पदार्थ ही घुल सकते हैं, जो कि हाइड्रोजन बंध द्वारा पानी के अणुओं से क्या करते हैं, जुड़ते हैं, जैसे शहद, अल्कोहल और दूध। उसके विपरीत अध्रुवीय पदार्थ जैसे एक तेल क्या है, असंतृप्त है। तेल क्या है, अध्रुवीय है और असंतृप्त है, जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में असफल रहते हैं। अतः जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। हाइड्रोजन बंध जो बना लेते हैं वो विलेय हो जाते हैं, और जो नहीं बनाते हैं वो क्या करते हैं, अविलेय होते हैं, यानी नहीं घुलेंगे उसमें। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, जल से भाप, ऑप्शन बी, लोहे का पिघलना, ऑप्शन सी, केरोसिन का जलना, ऑप्शन डी, भाप का संघनन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरोसिन का जलना क्या है, ये व्युत्क्रमी परिवर्तन नहीं है। कौन सा परिवर्तन है, ये रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि जलने के बाद उत्सर्जित हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः केरोसिन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये रासायनिक क्या है, प्रक्रिया है। व्युत्क्रमी परिवर्तन में जिसको फिर से पुनः प्राप्त किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, व्युत्क्रमी परिवर्तन। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी, जल, ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन में। इसमें पूछा है कि किस पदार्थ के अणु में
एक ही प्रकार के परमाणु हैं। तो चलिए सबका सूत्र लिखते हैं। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। जल का क्या होता है? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2। और सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है? SO2। तो देखिए, इसमें ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब में जो है दो तरह के परमाणुओं से बना हुआ है। केवल ऑक्सीजन जो है वो एक प्रकार के परमाणु से बना है, इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन, O2। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूत्र ओजोन का गुण दर्शाता है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी O3, ऑप्शन सी H2O2 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्या है? H2O2 है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, O3। ओजोन का क्या है? सूत्र O3 होता है। कौन सा सूत्र ओजोन का गुण दर्शाता है? उसका सूत्र बताना था ओजोन का, तो क्या है? O3 है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील या ऑप्शन डी तांबा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेनलेस स्टील जो है किन दो मिश्र धातुओं से बना है? क्रोमियम से, क्रोमियम और किससे? निकेल से। ठीक है, तो क्रोमियम और निकेल से क्या बना है? स्टेनलेस स्टील। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऑटोट्रॉप, ऑप्शन बी हेटरोट्रॉप, ऑप्शन सी सैप्रोफाइट, ऑप्शन डी पैरासाइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटोट्रॉप। इसमें कह रहा है कि पौधे जो अपना खाद्य खुद बना लेते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप कहते हैं। ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी यानी जो क्या करते हैं, अपना जो है खाना यानी अपना भोजन खुद निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप। ये क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना खाना बना लेते हैं। जबकि अन्य जीव जो होते हैं अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर रहते हैं? पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटोट्रॉप यानी कि स्वपोषी। कभी कभी ऑप्शन में स्वपोषी भी दे देता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्रिप्टोगैम्स, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म या ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म। फूल, फल और बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधों को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। जबकि क्रिप्टोगैमस किसको कहते हैं? पुष्प विहीन पौधे जो होते हैं उनको कहते हैं क्रिप्टोगैमस। और फर्न क्या होता है? फूल, फल व बीज विहीन जो है पौधे होते हैं
वो क्या कहलाते हैं? फर्न कहलाते हैं। जिसमें फूल, फल और बीज कुछ भी नहीं होता, वो सारे क्या कहलाते हैं? फर्न कहलाते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? नग्न बीज पाए जाते हैं। और जबकि उसमें क्या होता है? फल व फूल अनुपस्थित होता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? नग्न बीज पाए जाते हैं और क्या होता है? फल व फूल अनुपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से द्विबीजपत्री कौन है? ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी मकई या ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? द्विबीजपत्री क्या है? आम है। और जबकि घास और मकई क्या है? एक बीजपत्री होते हैं। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, आम। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए आर्थ्रोपोड के रूप में, ऑप्शन बी स्तनियों के रूप में, ऑप्शन सी प्रोटोजोआन के रूप में, ऑप्शन डी मोलस्क के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआन के रूप में। एक कोशिकीय जंतुओं को प्रोटोजोआन के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जबकि कीट पतंगों को आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ये आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा के रूप में किसको? कीट पतंगों को। और मनुष्य, मवेशी ये आदि जो होते हैं स्तनधारियों के अंतर्गत आते हैं। और घींगा, ऑक्टोपस ये सारे मोलस्क के अंतर्गत आते हैं। घींगा, ऑक्टोपस किस में आते हैं? मोलस्क के रूप में आते हैं। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केले के पौधे की जड़ है। ऑप्शन ए आरोही मूल, ऑप्शन बी अस्तंभ मूल, ऑप्शन सी स्वससन मूल, ऑप्शन डी अपस्थानिक मूल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपस्थानिक मूल। दोस्तों साइंस के हमने 30 प्रश्नों को देखा है 2011 की। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।